अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब खैर आफियत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए फिजिक्स का एक बेहतरीन लेक्चर लेके आए हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज खड़का देनी है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज पे आ जाइए। ठीक है, हमने जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा जी। पहले नंबर पे एमसीक्यूज को पकड़ते हैं। हमें कौन कौन से एमसीक्यूज करने हैं? चौथा करना है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एमसीक्यूज करना है। चौथा एमसीक्यूज क्या कहता है? चौथा एमसीक्यूज की स्टेटमेंट ये है कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट। चार मटेरियल दिए हैं, उसने कहा जा रहा है कि किसकी स्पेसिफिक हीट, इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा है। तो आप जानते हैं अगर हमें चार मटेरियल दिए हुए हों, कॉपर, आइस, वाटर और मरकरी, तो हम जानते हैं कि वाटर की तो बहुत ज़्यादा होती है। टेबल में से हम जाके देख भी सकते हैं वैल्यू उसकी। तो ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन सी हमारा ठीक ऑप्शन होगा। अब आपको बता भी दें तो ये 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है ना, यही है ना, शाबाश। दूसरा दौर, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। उसने कुछ चार मटेरियल दिए हुए और कहा जा रहा है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, याद रहे जिसको हम अल्फा बोलते थे शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ये इसकी वैल्यू किस सब्सटेंस की सबसे ज़्यादा होगी। इसकी वैल्यू का मतलब ये है कि कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। याद रखिए जिसका अल्फा ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो चार हमें सब्सटेंसेस दिए हुए, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ब्रास और स्टील। आप जाके टेबल भी देखिएगा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक में साथ एक टेबल बना जहाँ डिफरेंट सब्सटेंसेस के अल्फा की वैल्यू दी हुई है, उसमें एल्यूमिनियम की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम होगा, ये ऑप्शन एल्यूमिनियम। ठीक है, और ये कितनी होती है वो भी बता देते हैं आपको। अल्फा की वैल्यू एल्यूमिनियम की होती है 2.4 10⁻⁻⁵ केल्विन। ठीक है, बहुत थोड़ी वैल्यू है लेकिन कंपैरेटिवली बाकी चारों से ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद छठा सवाल देखो। छठा सवाल जो है वो ये है कि अगर एक सब्सटेंस है और उसके अल्फा की वैल्यू इतनी है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन उसका इतना है, तो बताओ उसकी बीटा की वैल्यू कितनी होगी। आप माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, आपने पढ़ रखा है कि बीटा और अल्फा में एक रिलेशन होता है, और वो क्या होता है कि बीटा होता है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, है ना। तो हमने क्या करना है, अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। वेरी गुड, तो ये क्या बनेगा 2 3 6 × 10⁻⁻⁵ पर केल्विन, तो ये बी ऑप्शन है, इसको टिक करो। ठीक है, फिर देखो जो एमसीक्यू नंबर 7 है उसमें ये कहा जा रहा है कि एक लार्ज वाटर रिजर्वायर है, मतलब समंदर है या कोई दरिया है, वो आपको पता है कि उसके आसपास की जो लैंड का एरिया होता है वहाँ पे वो टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है, ना उसको ज़्यादा शार्प होने देता है सर्दियों में, ना ज़्यादा उसको सवेर होने देता है गर्मियों में। ठीक है, हमने ये पढ़ा भी था। तो ऐसा क्यों होता है, बताओ बताओ ज़रा, शाबाश बताओ क्यों होता है ये। बेटा पानी की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से, शाबाश आपने सही क्लिक किया, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है जी, ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल यूज कर लें, सी होता है सिंबल उसका। ठीक है, ऑफ वाटर के लिए H2O डाल देंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, आखिरी है एवापोरेशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों से एवापोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है या स्लो हो जाता है। तो तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि बहुत सारे फैक्टर हैं, यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड, ये तीनों ही फैक्टर है उसके। तो चौथा ऑप्शन दैट इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ अबव, वो ठीक होगा। तो ऑल ऑफ अबव हमारा आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ अबव। ठीक है बेटा, ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। ऐसे इसको समझ के करोगे तो फिर एक दफ़ा याद करोगे, बार बार इसको करना नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट अच्छा होगा ना तो फिर भूलना नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ जो हमें करने हैं। ये सारे हमने कर रखे हैं। 8.3 करना है जिसमें हीट और टेम्परेचर के बारे में बताना था, पेज 169 पे आप पढ़ रखे हैं इसको। फिर 8.7 है जिसमें वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि ये क्या होती है, पेज 185 पे है, इसको हम कर चुके हैं। 8.8 पे स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है, 174 पेज पे हम इसको भी पढ़ चुके हैं, इसको अच्छी तरह समझ चुके हैं, इसको क्या क्या मतलब है इसका कंसेप्ट ले चुके हैं अच्छी तरह से, है ना। 8.9 पे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ रखा है, 178 पेज है ये, वहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लिया हमने। और फिर 8.10 पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में सवाल किया जा रहा है कि वो क्या होता है, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया हुआ है। सब कुछ आपने कर लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको डिटेल से बताया जाए। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। चले, न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूलाज वगैरह आपको अच्छी तरह आने चाहिए।
ओके बच्चों, तो हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। हमने न्यूमेरिकल नंबर 8.3, 4, 7 और 9 करना है, ठीक है। तो 8.3 करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट गौर से पढ़ना, वो स्टेटमेंट को पढ़ के ही फिर आप न्यूमेरिकल को आराम से कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार। एक एल्यूमिनियम बार है, उसकी लेंथ में जो चेंज हुआ है उसको बताओ। तो हमने यहाँ लिख लिया टू फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ। आपको पता है डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको मालूम करना है हमने। और एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी या इनिशियल लेंथ थी वो 2 मीटर थी, तो हमने वो नोट कर लिया। इनिशियल लेंथ 2 मीटर, ठीक है। एल नोट उसका सिंबल है। कहता है व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। हम ये तो जानते ही हैं कि हीटअप करने से थर्मल एक्सपेंशन होती है और उससे लेंथ में चेंज आता है। तो ये कहा जा रहा है कि हमने उसको हीटअप किया है 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। तो हम ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ उस हीटअप करने से। डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फाइनल टेम्परेचर है, ये इनिशियल टेम्परेचर है। फाइनल 20 डिग्री सेल्सियस है, इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों का डिफरेंस होगा 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको पता है कि डेल्टा टी को या टेम्परेचर हो या डेल्टा टी हो, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, सबको केल्विन में रिप्रेजेंट करना होता है हमने। तो डेल्टा टी को हम केल्विन में रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये आप जानते हैं बच्चों कि डेल्टा टी की जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में होती है वही वैल्यू केल्विन में होती है। तो 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 20 केल्विन, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया। साथ ही साथ वो कह रहा है इफ द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.5 10⁻⁻5 पर केल्विन। तो ये हमें ये भी दिया है उसने, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इतनी है। ओके हो गया। अब हम निकालते हैं इंक्रीज इन लेंथ। हमें जानते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है, हमने पढ़ रखा है कि इंक्रीज इन लेंथ और चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये इसका फार्मूला होता है। तो चलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यूजिंग फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, जो ऊपर लिखा है हमने, ठीक है। देखिए फार्मूले की सारी गेम है, आपको फार्मूला आता है तो ये न्यूमेरिकल कोई मसला ही नहीं है। एल अल्फा की जगह पे आएगा 2.4, यहाँ इसकी वैल्यू है 2.5, तो हम 2.5 यूज कर लेंगे। 2.5 into 10⁻⁻5, ठीक है। एल नॉट की वैल्यू है 2, ठीक है। और डेल्टा टी की वैल्यू है 20, ठीक है। अब इस पूरी चीज को आप सॉल्व करिए तो आप पाएंगे कि इसका आंसर आएगा 0.001 मीटर, इतना इसका आंसर आएगा, ठीक है। 1 into 10⁻³ मीटर आपके कैलकुलेटर में आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। इसको 0.001 मीटर लिख सकते हैं। हम इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो सेंटीमीटर में अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये चीज बन जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। 2 जीरो कम कर दो, डेसिमल की बात करें 2 जीरो कम कर दो तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा ये है इसका आंसर, डेल्टा एल का आंसर ये है। रिजल्ट नीचे खुद लिख लीजिएगा। तो हम बताएंगे कि जनाब जब हम एल्यूमिनियम के रॉड को, रिजल्ट में ये लिखेंगे कि जब हम एल्यूमिनियम के रॉड को 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप करेंगे तो हम ये पाएंगे कि उसकी लेंथ में जो चेंज आएगा वो 0.1 सेंटीमीटर आएगा। तो हम बता चुके हैं आपको कि सॉलिड्स में जो एक्सपेंशन होती है वो बहुत कम होती है, बहुत थोड़ी होती है। तो ये देखिए यहाँ पे वो वैल्यू आ रही है। फिर कहते हैं 8.4 न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, ठीक है। अ बैलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर। अब मीटर क्यूब आप जानते हैं वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो ये बैलून है, उसमें जो हवा है वो उतनी ही होगी जितना बैलून का वॉल्यूम होगा, और वो कितना है 1.2 मीटर क्यूब, इतनी जो है वो उसके अंदर एयर है, ठीक है। ये इनिशियल वॉल्यूम है एयर का। हमने क्या किया, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये जो वॉल्यूम है ये है 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इतना वॉल्यूम है। 40 डिग्री सेल्सियस पे उस एयर का वॉल्यूम कितना होगा हमें ये बताना है। तो हम पहले निकालते हैं टेम्परेचर में जो चेंज है वो डेल्टा टी होगा, और किसके बराबर होगा डेल्टा टी, न्यू वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम 40 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल 15 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर बनेगा हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 25 केल्विन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये भी दिया हुआ है हमें। कहता है क्योंकि इसके बगैर तो हम लोग नया वॉल्यूम निकाल ही नहीं सकते, उसका फार्मूला हम देखेंगे तो हमें इस बात के बारे में मजीद आइडिया हो जाएगा। तो कहता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज, ये जो एयर है इसका जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है दैट इज बीटा 3.67 10⁻³ पर केल्विन, इतना होता है। तो ये वैल्यू हमें दी हुई है। पिछले केस में लेंथ में चेंज की बात हो रही थी तो वहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट दिया हुआ था, और यहाँ पे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट दिया हुआ है, जिसको बीटा कहते हैं, ठीक है। 3.67 10⁻³ पर केल्विन। अच्छा, आइए हम वॉल्यूम निकालते हैं। जो नया वॉल्यूम होगा उसका हम जानते हैं फार्मूला होता है V इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम प्लस V नॉट बीटा V नॉट डेल्टा टी, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि V नॉट को कॉमन ले लें और फिर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी लिखते हैं। दोनों तरह से ये फार्मूला ठीक है।
तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है बेटा, V इक्वल्स टू वी नॉट क्या है हमारे पास 1.2 इसकी वैल्यू है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3.67 10⁻⁻3। ठीक है, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है हमारे, सॉरी उसके बाद V नॉट की वैल्यू है 2 और डेल्टा टी की वैल्यू है हमारे पास 25। ठीक है, ये आ गया। आइए अब इसको हम सोल्व करते हैं। 1.2 यहाँ से आ गया और यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास आंसर आएगा, इस पूरी चीज़ का आंसर आएगा 0.1। इस पूरी चीज़ का आंसर आएगा अराउंड 0.1। अगर ये इतना आंसर ना है तो इसको अप्रोक्सीमेट कर लीजिएगा। जब हम इसमें ये वैल्यू ऐड करेंगे तो हम पाएंगे आंसर होगा हमारा 1.3 और ये वॉल्यूम है तो यूनिट होगा मीटर क्यूब। तो बेटा ये वॉल्यूम होगा उसका। तो यहाँ पे देखिए दोबारा एक्सपेंशन हो गई है। वो जो बात हमने पढ़ी थी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इसका मतलब ये है कि हीटिंग कर रही है तो एक्सपेंशन होती है। तो देखिए पहले वॉल्यूम 1.2 था, अब वॉल्यूम 1.3 हो गया है। ठीक है, चलिए ये दो न्यूमेरिकल हो गए। अब हम बाकी दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो बच्चे अब हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8.7। ठीक है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के साथ इसका रिलेशन है। क्या कहते हैं, हाउ मच आइस विल बी मेल्ट, कितनी आइस मेल्ट होगी। आपको पता है आइस फ्यूज होती है, मेल्ट होती है, ये फ्यूज होती है। कितनी आइस फ्यूज होगी बाय 50,000 जाउल्स ऑफ हीट। हीट हम दे रहे हैं 50,000 जाउल, हीट की क्वांटिटी बताई जा रही है। क्वांटिटी ऑफ हीट दी हुई है हमें, वो क्वांटिटी ऑफ हीट जो फ्यूजन का काम करेगी, इसलिए हमने डेल्टा क्यू के साथ में एफ डाला है। जो हम हीट ऐड करते हैं उसको हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और पॉजिटिव का साइन डालते हैं। यहाँ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव का साइन है और ये हीट फ्यूजन का काम कर रही है, इसलिए हम साथ में एफ का साइन भी डाल रहे हैं। कितनी हीट है 50,000 जाउल। देख लिया हमने, कितनी आइस इससे मेल्ट होगी हमें ये बताना है। ठीक है, और हमें ये बताया जा रहा है कि जो आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो होती है जो 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 336,000 जाउल पर किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम आइस को अगर मेल्ट करना है तो इतनी हीट चाहिए 336,000 जाउल। तो बताओ इतनी हीट से कितनी आइस मेल्ट होगी ये बताना है आपने। तो लेटेंट हीट का सिंबल अलग है एच एफ से। लेटेंट होगा तो एच का सिंबल डालना है, फिर एफ डालना है साथ में, और अगर कोई भी हीट होगी उसके अलावा तो उसके लिए क्यू का सिंबल यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा तो हमें मालूम करना है वो क्वांटिटी ऑफ आइस जो कि मेल्ट हो जाएगी इतनी हीट से 50,000 जाउल से। तो क्वांटिटी ऑफ आइस मतलब मैस ऑफ आइस, ये मालूम करना है। क्या फार्मूला होगा इसका, हमने लेटेंट हीट में फार्मूला पढ़ रखा है कि जो लेटेंट हीट होती है वो बराबर होती है टोटल हीट जो हमने ऐड की डिवाइडेड बाय मैस। ठीक है, ये फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ हीट एडेड फॉर द सेक ऑफ फ्यूजन, फॉर द सेक ऑफ मेल्टिंग डिवाइडेड बाय कितना मैस उससे मेल्ट हुआ, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले को अगर हम यहाँ पे यूज करें यूजिंग फार्मूला तो हम ये पाएंगे कि जो m होगा उसके लिए ये फार्मूला बन जाएगा m इक्वल्स टू डेल्टा QF डिवाइडेड बाय HF, ये फार्मूला बन जाएगा इसका। ठीक है, अब आप देखो हम डेल्टा QF की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 50,000। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, यूनिट्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। HF की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 336,000। ठीक है, जाउल पर किलोग्राम इसका यूनिट है साथ में, तो बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। ये तीनों जीरो तो इसको कैंसिल कर देंगे, 50/336 का आंसर आएगा हमारे पास 0.49 किलोग्राम, जो कि आप जिसको आप जो है वो नहीं, इसका आंसर 0.49 नहीं आएगा, सॉरी, इसका आंसर आएगा 0.15 किलोग्राम। किलोग्राम में ये आंसर आएगा, याद रखिएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर किलोग्राम में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ऊपर है जाउल और यहाँ नीचे है जाउल पर किलोग्राम, तो ये जाउल को कैंसिल कर देगा और पर किलोग्राम ऊपर जाके किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सब में यूनिट आएगा किलोग्राम का। अब आप चाहें तो इसको आप ग्राम में भी लिख सकते हैं, तो जब आप इसको ग्राम में लिखेंगे इस चीज़ को ग्राम में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 150 ग्राम। ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 150 ग्राम। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, दोनों ठीक है, जिस मर्जी को फॉलो कर लो। आखिरी 8.9 न्यूमेरिकल, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के साथ इसका ताल्लुक है। कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हीट चाहिए टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी है हमारे पास, तो पानी की क्वांटिटी लिख लिया हमने, m से रिप्रेजेंट किया क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब मैस ऑफ वाटर 100 ग्राम। कितना पानी, कितनी हीट चाहिए इतने पानी को वेपोराइज करने के लिए, उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम। तो आपको पता है पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट ही 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होता है जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये टेम्परेचर जो दिया हुआ है साथ में, उस टेम्परेचर की कोई खास वर्थ नहीं है, सिर्फ इतना बताने के लिए कि ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया है पानी
100 ग्राम वाटर जो है ना उसको हम बॉइलिंग पॉइंट तक ले गए हैं उसके। अब बताओ उसके बाद हम कितनी हीट डालें उसमें कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो क्वांटिटी ऑफ हीट हमने निकालनी है, डेल्टा क्यू वी लिखेंगे इसको। डेल्टा क्यू मतलब जितनी हीट डालनी पड़ेगी और वी मतलब जो वेपराइजेशन पे काम करेगी, इसको कहेंगे क्वांटिटी ऑफ हीट विच इज फॉर द सेक ऑफ वेपराइजेशन। मालूम करनी है इतने क्वांटिटी ऑफ वाटर को वेपराइज करने के लिए। और बताया गया है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो इतनी होती है। लेटेंट हीट का सिंबल होता है H, और चूंकि ये वेपराइजेशन है तो साथ में V आ जाएगा, और इतनी हीट है। क्या मतलब है इसका? 1 किलोग्राम पानी को अगर हमने स्टीम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए इतनी हीट चाहिए। 1 किलोग्राम को अगर हम कन्वर्ट करें पानी को स्टीम में तो इतनी हीट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ तो 1 किलोग्राम की बात नहीं है, यहाँ तो सिर्फ 100 ग्राम है। तो आप सोच भी सकते हैं कि ये वैल्यू कम आएगी अभी, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा हमारा? फार्मूला होगा अगेन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फार्मूला होता है डेल्टा क्यू वी डिवाइडेड बाय एम। ये फार्मूला होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू जितनी हीट हम वेपराइजेशन के लिए दे रहे हैं डिवाइडेड बाय कितने मास को दे रहे हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो फिर वो यूनिट मास के लिए जो कि 1 किलोग्राम है उसके लिए आ जाएगा, जिसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे जी? इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास सिंस HV इक्वल्स टू डेल्टा QV ओवर M। तो हमने डेल्टा QV निकालना है, तो डेल्टा QV के लिए ये फार्मूला बन जाएगा M इंटू HV, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम ये साथ में यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए। तो डेल्टा QV इक्वल्स M आ जाएगा हमारे पास 100 ग्राम है, तो हम पहले ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है इस चीज़ का, तो आंसर आएगा 0.1 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 0.1, साथ में हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2.26 10⁻⁶, ठीक है। अब आप समझदार हैं बच्चों कि ये 0.1 जो है ना इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 और 10⁻⁶ को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻1 प्लस 6 इंटू 2.26। तो आंसर आएगा 2.26 इंटू 10⁵, और क्योंकि ये हीट है तो हीट मेथड होता है जॉल। ले ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमने सिर्फ 4 न्यूमेरिकल करने थे। इस चैप्टर की जो एग्जांपल्स हैं वो आपके लिए आपका टास्क है, चैलेंज है आपके लिए। वो एग्जांपल्स आपने खुद करनी है। स्मार्ट सिलेबस में देखिएगा कौन कौन सी आपने एग्जांपल्स करनी है, वो खुद करिएगा। बाकी आपके न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो गए और ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए।